हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा था कि चैप्टर 1 एनसीईआरटी साइंस का, और जो था कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कहाँ तक? तो क्रियाकलाप 4 तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके आगे का हमें पढ़ना था क्रियाकलाप 5 से, यानी कि हमें यहाँ से इसे पढ़ना था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देती है? क्या निकल आती है ऐसी कोई संरचना? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो आप ये इस फिगर में देखो कि ये मूंग के साबुत दाने हैं, और ये मूंग के साबुत दाने हैं, और ये जब इसे थोड़े से पानी में भिगो कर और फिर इसे गीले कपड़े में फिर लपेट कर रख दिया गया है, तो इसमें से ये कुछ अंकुरित होते हुई सफ़ेद संरचना दिखाई देती है जो बाहर निकल आती है। इससे हम कहेंगे कि अब बीज का अंकुरण हो गया है। ऐसा आप चने के साथ भी कर सकते हैं, और चने के साथ भी ऐसी ही अंकुरित संरचना निकल आएगी। तो यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर नहीं निकल आई है ये संरचना इतना करने के बाद, तो फिर से आप इन बीजों को पानी से धो लीजिए और फिर पानी निकाल दीजिए और गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए 1 दिन के लिए। और उसके बाद आप देखिए तो क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो ये बीज जो होते हैं और अंकुरित हुए बीज खाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे अंकुरित चने को खाइए या अंकुरित मूंग दाल है उसको खाइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें चाहे तो आप मसाले डाल के खा सकते हैं या फिर इन्हें उबाल करके खा सकते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो ये खाते हैं, तो आप भी खाइए, आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा अगर आप इसको खाएंगे। ये देखिए आप, ये चना है, मैंने बताया ना चने को भी आप अंकुरित कर सकते हैं। तो ये वैसा मतलब कि बिना अंकुरित हुआ ये चना है, और ये अंकुरण के बाद जो इससे सफ़ेद संरचना निकल आई है वो है। तो यानी कि ये चना अब अंकुरित हो चुका है। चना एवं अंकुरित चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? क्या यह कैसे उत्पादित शहद कहाँ से आता है और या कैसे उत्पादित होता है? अब बताओ आप, शहद कहाँ से आता है? क्या आपको पता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? कभी किसी के छत पे लगी हुई ऐसी कोई संरचना आपने देखी है? जो ये ऐसी कोई संरचना आपने देखी है किसी छत या किसी पेड़ से लटकी हुई? तो ऐसी संरचना जो है वो क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता है, और इसी में ये शहद बनाते हैं। इनमें इनके बच्चे भी होते हैं और ये इनमें मधुमक्खियाँ होती हैं। और मधुमक्खियों का तो किस्सा अब बड़े क्लास में जाओगे तो सुनोगे कि कैसे ये शहद बनाती हैं। वो थोड़ी लंबा प्रोसेस है। तो अभी आप बस इतना जानो कि शहद जो है वो कहाँ से आता है। तो शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खियों के छत्तों से आता है।
तो देखो आप, क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है और अतः मधुमक्खियाँ मतलब फूल और उनके मकरंद, अब फूल में जो मकरंद होता है जिन्हें मधुमक्खियाँ निकाल कर लेके जाती हैं, भोजन के रूप में इन्हें इकट्ठा करती हैं अपने लिए। तो ये मकरंद क्या होते हैं? वो मीठे रस होते हैं फूलों के। ये पूरे साल पूरे वर्ष नहीं उपलब्ध रहते हैं, केवल कुछ समय के लिए ही पाए जाते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। और क्या करती हैं मधुमक्खियाँ? जब भी जिस समय मकरंद आता है फूलों पर, उसी समय जा कर के और मकरंद को अपने उनके मुंह के पास, जैसे हम खाते हैं ना खाना तो अपने मुंह से खाते हैं, तो उनका भी जो जिससे वो लेती हैं, जैसे आपने मच्छर को देखा होगा ना, तो वो कैसे काटता है तो उसकी एक डंक होती है, वैसे ही मधुमक्खियों का जो जिससे वो मकरंद को चूसती हैं निकालती हैं, वो भी कुछ इस तरह से होता है। ऐसी कुछ मतलब लंबी आकृति का होता है जिससे वो निडल की तरह होता है और उससे वो मकरंद को चूस लेती हैं और ला करके भंडारण कर लेती हैं, मतलब इकट्ठा कर लेती हैं उसमें अपने छत्ते में और उसे पूरे वर्ष उपयोग करती हैं। अब ऐसे क्या होता है, हमारे घर में भी जो गेहूँ है या चावल है, वो पूरे वर्ष तो उपलब्ध होता नहीं है ना खेतों में पूरे वर्ष तो हम उससे बो नहीं सकते हैं। तो जिस वर्ष के जिस समय में भी गेहूँ या चावल हम या कोई भी ऐसा अनाज है जो वर्ष के जिस समय भी उपलब्ध होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उस समय हम अधिक मात्रा में उसका उत्पादन कर लेते हैं और उसके बाद से लाके अपने घर में हम स्टोर कर लेते हैं। अब आप देखना, हर मौसम में आम तो आपको मिलता नहीं है, लेकिन और हर मौसम में आम हमें खाना भी नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये टॉपिक से हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जैसे आम जो होता है वो अब गर्मियों के मौसम में आपको मिलता है, लेकिन ठंडियों के मौसम में अगर खाने का मन करे तो बहुत महंगे रेट में मिलता है। लेकिन बहुत सारे शॉप्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। वो लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं और उसको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो दूसरी टॉपिक है। हम क्या हैं, कहाँ पर हैं, हम शहद पर हैं। तो इस मकरंद का वो भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और हम क्या करते हैं, इन छत्तों में जब मधुमक्खियाँ ये छत्ता छोड़ के चली जाती हैं या फिर जिस भी तरह से, इन्हीं छत्तों से हम, जिसमें शहद होता है, इसी छत्तों से हम शहद की प्राप्ति करते हैं। जो मकरंद इकट्ठा हुआ रहता है वो किस रूप में रहता है, शहद के रूप में रहता है। तो ऐसे हमें शहद मिलता है। जंतु क्या खाते हैं, अब हम देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। ये तो पता चल गया हम लोग क्या खाते हैं, मनुष्य क्या खाते हैं। अब जंतुओं के बारे में देखते हैं। क्या आपके घर में कोई एक ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? क्या आपके घर में है कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्या आपने कभी छिपकली को खाना खाते देखा है? क्या खाती है वो? कीड़े खाती है। आपके घरों में दीवारों पर जो कीड़े अगर रेंगते हुए दिखाई देंगे और दीवार पर अगर छिपकली हो तो देखना आप, मच्छर भी होगा या फिर कोई कीड़ा होगा या मक्खी होगी, वो तुरंत उसे झपट के खा जाएगी। कभी आप ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये गिलहरी है। गिलहरी क्या खाती है? अखरोट खाती है। अब हम क्या देखते हैं, क्रियाकलाप 6। आप ध्यान देना, कौन से पशु या कौन से जंतु या कीड़े मकोड़े या फिर जो छिपकली है, चूहे हैं, ये सब क्या खाते हैं। इन सब चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व किया करो अपने आसपास, और तब आप अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, तभी तो हमें नॉलेज होगा ना। यही सारी चीज़ें तो हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ते हैं एक जगह पर इकट्ठा करके। अब देखो क्रियाकलाप 6 है, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं
उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनका भोजन, जैसे कि जीव का नाम क्या है, भैंस, और खाए जाने वाले भोजन का नाम, तो भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सारी चीज़ें खाती है भैंस। अब बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। देखो छोटे छोटे जंतु खाती है, जैसे बिल्ली चूहे को खाती है ना, या फिर मांस खाती है और दूध पीती है, दूध दही ये सारी चीज़ें खाती है। चूहा क्या खाता है, चूहा अनाज खाता है या फिर रोटी खाता है, ये सारी चीज़ें खाता है। शेर मांस खाता है, बाघ भी मांस में ही आएगा। मकड़ी क्या खाती है, इसका पता करो आप। छिपकली क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। गाय क्या खाती है, सेम जैसे भैंस खाती है वैसे ही। और मनुष्य, आपको पता ही होगा आप क्या खाते हो। तितलियाँ क्या खाती हैं, कौवा क्या खाता है, और अन्य ऐसे ही बहुत सारे जानवरों के लिस्ट आप बनाओ और उसमें देखो, आप चेक करो कि कौन क्या खाता है। अपने आसपास ऑब्ज़र्व करो, जानवरों को भी ऑब्ज़र्व करो कि आपके आसपास कौन सा से जानवर हैं, और उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उनका लिस्ट बनाओ और उसको देखो कि वो क्या खा रहे हैं, और ऐसे लिस्ट बना के उस पर अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो। और एक गेम की तरह आप इसे लो कि आपके फ्रेंड्स कितने सारे जंतुओं को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और आप कितने सारे जंतुओं को ऑब्ज़र्व कर पाते हो, और इसी अकॉर्डिंग आपका एक गेम भी हो जाएगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। चलो अब देखो क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे, पादप, उत्पाद खाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? अच्छा बताओ, आप क्या ऐसे जंतुओं को जानते हो जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? अब इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है, इन्हें क्या हम कहते हैं, सर्वाहारी। तो क्या आपने जाना, जो केवल पादप, पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु। और जो दूसरे वर्ग में हैं, जो जंतुओं को खाते हैं और मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों खाते हैं, दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, पादप उत्पादों को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। देखो आप, गाय है, ये किस में आती है, शाकाहारी में। शेर किस में आता है, मांसाहारी में। और कौवा किस में आता है, सर्वाहारी में। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त होना नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमें ऐसे उपाय ढूँढने चाहिए जिससे कि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके। बहुत से लोग हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और हमें ऐसा उपाय भी ढूँढना चाहिए जिससे कि हमारे देश में अधिक से अधिक खाद्य का उत्पादन हो सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने हैं जिनसे कि सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है भर पेट। एक वो हम लोग दिन भर में कितनी टाइम खाते हैं, 3 बार खा लेते हैं, 4 बार खा लेते हैं, और कभी कभी हम नखरे भी करते हैं, नहीं खाते हैं और खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट होता है, फेंक देते हैं। और वहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी छोटे हैं, एज में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपसे भी छोटे हैं, उन्हें एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उनकी फैमिली में एक, आपके घर में एक लोग का जो खाना होगा, एक थाली, उतना उनकी फैमिली के लिए
पूरी फैमिली के लिए सिर्फ एक थाली मिले और उसे वो दिन भर में खाएं, तो बताओ कैसे उनका हेल्थ होगा और कैसे वो ग्रो करेंगे, या फिर उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसा होगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। और हमें इस चीज़ का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हम खाने को वेस्ट ना करें। इसलिए हमें अभी से सीखना होगा। आप क्लास 6 में हो, आपको अभी से सीखना चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाना चाहिए कि खाने को वेस्ट मत करो। नहीं खाना है, आप मम्मी को बता दो आपको नहीं खाना, लेकिन उसको ले जाके फेंको मत, और जितना मिले उतना खा लो, या फिर जितना खाने की इच्छा हो उतनी ही खाने को लो। शादियों में आप देखते होगे कि लोग पूरी प्लेट भर के खाने को ले लेते हैं और फिर उसे ले जाके वे डस्टबिन में फेंक देते हैं। पूरा खाते नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं और फेंक के चले जाते हैं। कितना ज़्यादा खाना वेस्ट हुआ। वो खाना अगर बच जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, गरीबों में ले जा कर के बांट सकते हैं। जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है उन्हें हम दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उपाय हम कर सकते हैं खेतों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य का उत्पादन हो सके। अब देखो आप यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, प्रमुख शब्द। अब आपका यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है जिसका मतलब आपको बताना होगा। जैसे संगठक आपने पढ़ा होगा पहले ही पेज पे। फिर खाद्य का मतलब क्या होता है, मकरंद का मतलब क्या होता है, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आप बताओ संगठक का मतलब क्या होता है। संगठक यानी कि कंपोनेंट, अब इंग्लिश आ गया, यानी कि एक तरह से पदार्थ। एक संगठक मिलके फिर दूसरे संगठक के साथ मिलके कोई तीसरा फूड, मतलब कि दो चीज़ें मिलके, दो संगठक मिलके फूड किसी जैसे दाल बनाना है तो उसमें कौन कौन से संगठक लगे हैं, तो दाल है, पानी है, नमक है, ये सारी चीज़ें। खाद्य यानी खाना, मकरंद यानी मीठा रस, और अंकुरित बीज यानी कि अंकुरित बीज क्या होता है पता करो, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जब हम बीज को भिगो देते हैं, फिर उसके बाद से उसके पानी को हम निकाल देते हैं और उसे साफ़ पानी से फिर से धुल कर के कपड़े से ढक देते हैं, गीले कपड़े से। तो उसके बाद उसमें से जो भी सफ़ेद कलर की जो संरचना निकलती है वो उसका अंकुरित पार्ट होता है, और उस बीज को हम क्या कहेंगे, अंकुरित बीज कहेंगे। शाकाहारी जो सिर्फ पादप उत्पादों को खाते हैं, मांसाहारी जो जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी जो पादप एवं दूसरे जंतुओं दोनों को खाते हैं। सारांश में क्या दिया है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु हैं, ऑफकोर्स हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब अभ्यास, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। अब बताओ आप, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है। हमने वहाँ पे कॉलम बनाया था ना कि एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं और एक सर्वाहारी होते हैं। तो इस तरह से आप भी कॉलम बना करके लिख सकते हो कि कौन से जीव को किस तरह की भोजन की आवश्यकता होती है, मांस की या पादप उत्पाद की या फिर दोनों की। अब सेकंड क्वेश्चन है वो है कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अब 5 पौधों के नाम बताइए आप, तो कौन कौन से पौधे हैं जिनका अलग अलग हिस्सा हम उपयोग करते हैं। जैसे कि अब पालक है, पालक का हम क्या खाते हैं, पालक के कौन से हिस्से खाते हैं, उसके पत्ते को खाते हैं हम, तो पालक के पत्ते का हम उपयोग करते हैं। अब आलू है, तो आलू का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, आलू जो है वो जड़ है, जड़ वाले हिस्से को हम खाते हैं। तो किसको हम खाते हैं, जड़ को, आलू के जड़ को। ऐसे प्याज है, प्याज के कौन सा हिस्सा है, तना है, तो प्याज के तने वाले हिस्से को खाते हैं। तो आलू के जड़ को, प्याज के तने को और पालक के पत्ते को हम खाते हैं। और
देखो सरसों है, सरसों का बीज का भी इस्तेमाल हम करते हैं, उसके तेल के रूप में, और उसके पत्ते को भी हम खाते हैं। तो एक सरसों भी हो गया, और एक हो गया आपका गेहूँ। गेहूँ का कौन सा, गेहूँ जो है वो बीज है, और उसको हम पिसवाते हैं, तो उसका उपयोग हम आटे के रूप में चपातियाँ बनाने के लिए करते हैं। तो इतना आपका हो गया 5 पौधों के नाम और उनके हिस्से के नाम। अब है कॉलम क्वेश्चन 3 में, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो दूध, दही, पनीर, घी, ये कहाँ से आता है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं। और पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं? ये भी नहीं होगा। सब्जियां हैं, दूध, दही, पनीर, घी सब्जियां हैं? नहीं। और दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है। हाँ, तो दूध किससे आता है? जंतुओं से आता है, और उसी से दही भी बनता है, पनीर और घी भी इसी से बनता है। तो हमारा ये कौन सा, लास्ट वाला। अब जो है पालक, गोभी, गाजर, ये सब क्या है? ये सभी सब्जियां हैं। एक मिनट, शेर एवं बाघ, ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी हैं। शाकाहारी क्या होता है? जो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया, थर्ड क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसी को इस स्थान पे हमें फिल करना है। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस को खाता है। तो जो केवल मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सॉरी, ये 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5, यानी कि मांसाहारी। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है, या गन्ना खाता है, या दूध? तो पादप उत्पाद खाता है। तो ये क्या होगा? दूसरा। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। तो गाय, भैंस और बकरी से क्या मिलता है? दूध मिलता है। दूध कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे दूध हो जाएगा। हमें चीनी डैश से मिलती है, किससे मिलती है? तो चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति जो दिया है वो क्या है? प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। तो एक सरसरी निगाहों से हम इसे पढ़ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे काम आएगा, ज़रूरी है ये भी। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है? गिरगिट और छिपकली एक टाइप के दिखते हैं। अब गिरगिट उससे बड़ा होता है, तो आप ज़रूर पता लगाना कि गिरगिट क्या खाता है। छिपकली के जैसे कीड़े मकोड़े खाता है या फिर कुछ और खाता है। अब सेकंड जो दिया है वो क्या है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाई है। अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या खाया जाता है उसकी एक सूची बनाई है, चित्र सहित, यदि संभव हो तो। ये टीचर्स को अपनी क्लास में बच्चों को देना चाहिए प्रोजेक्ट के रूप में। इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। ये कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाया जा सकता है। एज अ प्रोजेक्ट आप अगर आप टीचर हैं तो आप दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ जलीय पौधों के नाम लिखिए और उनके उत्पाद जो खाद्य के रूप में प्रयोग किए जा सके उनका भी नाम लिखिए। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। जैसे सिंघाड़ा है, वो भी जल से ही लाया जाता है। तो ऐसे कुछ पौधे हैं जिनका आप रिसर्च कीजिए उसके बारे में कि कौन कौन से पौधे जल में पाए जाते हैं और उनका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। अध्याय 10 में
आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने का उपाय जानेंगे। अध्याय 10 में 10 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजनाओं को करने का प्रयास कीजिएगा। तो जब ग्राफ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा तो इन रचनाओं को आप कीजिएगा, जैसे कि इन परियोजनाओं को आप कीजिएगा। जैसे क्या दिया है कि अध्याय में दिए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। अंकुरित मूंग तैयार कीजिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे अंकुरित हम करेंगे मूंग को। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है और धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो। तो आप क्या करोगे कि अंकुरित कर लोगे जो भी बीज है उसको, और प्रत्येक दिन उसे आप एक धागे से नापते जाओ और उसको आप जो भी आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करो कि कितनी लंबाई तक है, या फिर चार्ट बनाओ उसमें आप लिखोगे कौन से कितनी लंबाई तक गया है। तो ग्राफ की हेल्प से आप इसे कर सकते हो। तो जब आप ग्राफ पढ़ लेना तब आप इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना, या फिर अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को एज अ प्रोजेक्ट इसे दे सकते हैं। ग्राफ पढ़ाने के बाद सोचने के लिए बातें, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नैतिकता का भाव हमारे अंदर आता है और अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और ज़रूर हमें अपने से जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके हेल्प करना चाहिए फूड दे के, ये या फिर जिस तरह से भी हो सके उस तरह से हमें उनका हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए पूरी तरह से। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं, और भोजन बर्बाद होने से भी हमें रोकना होगा। तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, इस पे आप चर्चा करो। और अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें कैसे आप पर्याप्त भोजन उनके तक पहुंचा सकते हो। और इन सभी टॉपिक्स पे आप चर्चा कर सकते हो, सोच सकते हो, और अपने फ्रेंड से इस पे ज़रूर डिस्कस करो। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और पूरी चैप्टर आपको समझ में आई हो, जितना अभ्यास मैंने कराया है वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।